नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। और हम कर रहे हैं उस शख्सियत से बात जो शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बल्कि उनको सुनकर, उनको देखकर लोग अपने जीवन में नए पैरामीटर सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपका परिचय करा रहा हूँ ऋषिपाल चौहान जी से, जो जीवा स्कूल के चेयरमैन हैं, जीवा ग्रुप के डायरेक्टर हैं। और हम उनसे ही बात करेंगे कि वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिससे कि और बहुत सारे लोग जो इंतज़ार में हैं कि कुछ नया मिले जीवन में, कुछ ऐसा प्रेरक मिले कि हम भी अपने जीवन को संवार पाएँ, सुधार पाएँ। सर स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत सारे लोग जीवा के बारे में जानते हैं, ऋषिपाल चौहान के बारे में जानते हैं, लेकिन लोग आपको जानना चाहते हैं एज ए मोटिवेटर, एज ए एजुकेशनिस्ट। आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, मुझे बहुत नटशेल में सर बताइए कि कहाँ पर जन्म हुआ और क्या परिवार की बैकग्राउंड थी। हम बहुत नटशेल में लगाएंगे, और कहाँ जन्म हुआ, क्या परिवार की बैकग्राउंड थी, शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, और ये इस तरफ ऐसे इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे खड़ा किया, बाद में पूछूंगा। देखिए, मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही सराय के पास पल्ला गांव है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और प्राइमरी शिक्षा हमारी जो है गांव के स्कूल में हुई। और स्कूल ऐसा था कि एक ही कमरा था स्कूल में, और उसी में 5 कक्षाएं लगती थी। और टीचर कभी 2 महीने नहीं आता था, कभी 3 महीने नहीं आता था। कुछ समय तो स्कूल की चाबी मेरे पास ही होती थी, मैं ही घंटी बजाता था और मैं ही छुट्टी कर देता था, कोई टीचर नहीं होता था। 8वीं तक हम 6ठी से 8वीं सराय के स्कूल में पढ़े। फिर 9th और 10th एक डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में जखौली गांव है, वहाँ से। और फिर हिंदू कॉलेज से BSc पार्ट 1 के बाद मैंने YMCA कॉलेज फरीदाबाद से इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग का क्या ट्रेड था आपका? मेरा मैकेनिकल। और बन गए आप एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ जी। सर, कोई वाक्य मैंने सुना है कि पहले पल्ला तक पानी आ जाया करता था यमुना का, आपके समय में हुआ कभी ऐसा? हाँ, नहीं, हमेशा ही हुआ। हर साल हम तो छुट्टियों में, जो छुट्टियाँ होती हैं ना गर्मी की जी, तो भैंस और गाय चराते थे। तो जो हमारा सेहतपुर और पल्ला के बीच में एक बांध है, जहाँ सड़क निकली है, अभी निकली है, तो वो बांध इसीलिए था कि जो फ्लड का पानी इधर ना आए जी। लेकिन वहाँ तक पानी आता था, जहाँ तक नज़र आए वहाँ तक पानी पानी नज़र आता था। हर साल ही आती थी फ्लड। बड़ी मुश्किल रहती होगी ज़िंदगी। हाँ, इन गाँवों के जो है पशु जो है हमारे यहाँ आते थे, जो जमुना पार के भी गाँव रिश्तेदारियाँ के हैं वो आ जाते थे। ओके, तो जब आप इससे निकले यहाँ सिस्टम से, मैं सोचता हूँ कि आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये सर एजुकेशन का आपको कैसे और कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक स्कूल और इतना बड़ा ये एम्पायर खड़ा करना है? ऐसा है कि बचपन से ही मेरे जीवन में एक संस्कार था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो जी, और बड़ा करूं जी। और अगर कोई कहे ये काम नहीं हो सकता था, तो मेरे अंदर ये एक भावना आती थी कि मैं करके दिखाऊंगा इसे। ये कोई पिछले जन्म का संस्कार रहा होगा। लेकिन 1978 में मेरे छोटे ब्रदर हैं, जो बाबा जी हैं सत्यनारायण दास, वो अमेरिका गए। 1980 में मेरी शादी में आए और वहाँ जाकर के फिर अमेरिका वो बाबा जी हो गए, इस्कॉन उन्होंने ज्वाइन किया। 1983 में वो वापस आए, तो हम गांव के मंदिर में बैठे हुए थे और हम ये बात कर रहे थे। तो वो ये बता रहे थे कि अमेरिका में जो लोग हैं वो फिजिकली उनके पास सब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली वो बहुत सफ़र करते हैं। और भारत में लोगों के पास फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी कारें नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल नहीं है। और वैसे जो है लोग आपस में मिल के रहना, एक दूसरे की सहायता करना, जो भारतीय संस्कृति है। तो एकदम से माइंड में एक विचार आया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें
भारत की कल्चर, संस्कृति, दर्शन, फिलॉसफी और पाश्चात्य देशों की टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स हो, ताकि ये एक ऐसा सिस्टम बने ताकि वहाँ के लोग हमारी संस्कृति से फ़ायदा उठाएं और हम उनकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम से अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करें। जी। तो फिर इसमें काफ़ी हमारा सबसे पहले सुधार का ये आया कि अगर भारत भूमि धर्म भूमि है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार क्यों है? जी। और अगर पूरे ज्ञान का स्रोत भारत से ही निकलता है तो यहाँ पर गरीबी क्यों है? जी। जैसे अभी भी कहते हैं 30-40 करोड़ लोग जो हैं भारत के गरीब हैं, उनको एक वक्त का खाना ही मिलता है, राइट? जी। या जॉब नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं। तो इस पर हमने अध्ययन किया और ये पाया कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेज़ों ने बदला, या यहाँ की कल्चर में जो हमारे विश्वास थे उनको बदला, और केवल वो ये चाहते थे कि भारत के लोग जो है मानसिकता से अंग्रेज़ों के गुलाम रहें और वो केवल क्लर्क टाइप के लोग बने। जी। इसलिए उन्होंने ऑफिसेज में भी 7 स्टेज सिस्टम बनाया और लिखते थे ना, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू स्टेट। जी। अगर आपको छुट्टी की एप्लीकेशन भी चाहिए तो आपको लिखना होता था आई बैग टू स्टेट, मैं भीख मांगता हूँ। जी। तो कैसे हमारा मनोबल, कैसे हमारा आत्मिक बल गिरे और हम ये फील करें कि अंग्रेज लोग बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज़ों की भाषा बहुत अच्छी है, इनकी रिसर्च, इनकी साइंस, इनके सिस्टम्स हमसे अच्छे हैं। तो आज पूर्णतः आज भी पूरे भारत के यूथ का ये विश्वास है। कितनी चीजें, जैसे प्लास्टिक सर्जरी भारत में 2500 साल पहले हुई, राइट? जी बिल्कुल, सुश्रुत ने किया। सुश्रुत ने किया। यहाँ पर टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हमारे यहाँ थी। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हम भूगोल पढ़ते थे। भूगोल का क्या मतलब है? भू मतलब भूमि, गोल का मतलब राउंड, इसका मतलब पृथ्वी गोल है। जी। तो हमारे पूर्वजों को पता था पहले कि पृथ्वी गोल है। जैसे हम जगत, इस संसार को कहते हैं ना जगत, जिसकी गति हो। जी। इसका मतलब हमारी पृथ्वी और हमारा ये जो जितने भी ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं। जगत में तो पूरा ही आता है ना, ब्रह्मांड आता है। तो अगर हम केवल शब्दों पर ही जाएं तो उनके हजारों ऐसे मीनिंग हैं। जैसे विमान शास्त्र है हमारे यहाँ, 36 प्रकार के विमानों का विवरण है। जैसे उड़न खटोला, उड़न खटोला होता था। जैसे रामायण के समय में भी पुष्पक विमान था। तो अभी एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि नासा की लैब में रिसर्च हुई कि ये बिगर पेट्रोल के, बिगर पॉल्यूशन के कैसे चलते थे, तो प्राण शक्ति से। तो हमारे देश की जो ये साइंस थी, मेडिटेशन की, स्वाध्याय की, आत्मिक शक्ति की, वो बहुत ही डेवलप थी। जैसे कि आपने महाभारत में भी देखा होगा कि वो मंत्र करके और ब्रह्मशास्त्र छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। तो अब जब ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो हम कह रहे हैं भाई उसने, धृतराष्ट्र ने जो है अपने वहाँ बैठ करके ही पूरा युद्ध देखा। तो जब टीवी नहीं आया था तो ये कहते थे बकवास है। जी। अब हम मैच देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच क्रिकेट का हो रहा है या लंदन में हो रहा है, तो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हम भारतीय लोगों का हमारी ही साइंस से, हमारी ही आर्ट से, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। पुरी का मंदिर देखिए, जगन्नाथपुरी का, कि वो हवा के अगेंस्ट ही उसका झंडा घूमता है, कैसे घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हजारों आर्किटेक्चर, अगर आप ये कहें कि भाई अफगान से जो लोग आ गए, ये इन्होंने यहाँ पर ये किले बना दिए, ये बना दिए, अफगान में तो आज तक भी कोई एक किला नहीं है। जी। तो जिनके अपने देश में एक आर्किटेक्चर का वो नहीं है, वो यहाँ आकर के उन्होंने हमारे देश में वो बना दिए। जैसे मैं कुतुब मीनार का जी उदाहरण देता हूँ कि ये जो लाट है, कितने वर्षों से इसमें जंग नहीं लगा, कितने अलॉय से बनी, तो इसकी डाई कास्टिंग कैसे हुई इतनी लंबी की? बिल्कुल ठीक बात। सोचो कैसे, कुछ तो होगा, राइट? बिल्कुल। और 300-300 फुट, 400-400 फुट लंबे मंदिर हमारे देश में हैं, और उनका डिज़ाइन देखिए, उनका आर्किटेक्चर देखिए।
किसी भी उसमें ले लीजिएगा आप, कला में। सर मैं एक छोटी सी बात अभी लेकर दे रहा हूँ आपको कि हमको कहा जाता था कि नमक, हमारे यहाँ पायरिया खत्म हो जाता था, नमक और तेल से दातुन कर लेते थे, दातुन से करते थे, हम करते, पायरिया होता ही नहीं था, खत्म हो जाता था जिसका होता था। सर नीम की दातुन और देसी कीकर अब तो रही नहीं गई, नजर ही नहीं आती, चीनी की दातुन करते थे। और अब ये लोग अभी अपने अपने पेस्ट में नमक मिला के, लौंग मिला के, वो कहते हैं कि इसमें कार्बन है और इसमें ये सब मिला कर दे रहे हैं। कोयला अभी एक और हुआ है सर, 1000 रुपए किलो राख बेची जा रही है बर्तन मांजने के लिए। हमारे तो बर्तन शुरू से मजते थे और ये कहते देखिए इसके पीछे साइंस है जी। आप जो ये लिक्विड सोप है उससे हाथ धोइएगा, बिल्कुल चिकना है जी, लेकिन जब हाथ मांजेंगे आप तो जो कण है ये इसको एक्टिवेट करेंगे, जैसे आप ताली बजाते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो यही हमारे सारे पॉइंट हैं, ये ब्रेन का है, ये लीवर का है, ये इसका है, तो ये सारे ऑर्गन्स को हमारे को स्वस्थ रखता था। जैसे लोटे को मांजते थे, चलो अब छोटी सी बात है, तांबे के लोटे में जो है हमारे तो सारे ही बर्तन उसके होते थे, कांसे के या उसके, कांसे के, तो ये जो एल्युमिनियम के बर्तन इन्होंने अंग्रेजों ने चलाए जेल में, ताकि इसमें लोगों की स्लो पॉइजनिंग हो और लोग बीमार होकर मरने लगे। लेकिन पूरे भारत में वही एल्युमिनियम की चाय बनाने वाली केतली और ये सब चल गए जी। तो हमारे देश में तो कोई एल्युमिनियम होता ही नहीं था। हमारे देश में कोई हुक्का पीता नहीं था, हुक्का मुगल लाए हमारे देश में। हमारे देश में कोई चाय पीता ही नहीं था, चाय अंग्रेज लाए। तो आप विचारिए कि एक ऐसा देश जहां कोई स्मोक ना करता हो जी, कोई चाय ना पीता हो। हमारे घर में तो मैं 27 वर्ष का था जब शादी हुई, तब हमारी पत्नी आई तब चाय बननी शुरू हुई, कभी चाय बनी नहीं। कोई मेहमान आए कुछ ये दूध ही देते थे। सर ये बहुत अच्छी प्रेरणाप्रद बातें हैं और लोग इसको राष्ट्रवाद से जोड़ लेते हैं। वाद कहीं जुड़ता है तो थोड़ा नकारात्मक बात होती है। मैं तो सीधी सी एक बात ये जानना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जीवा किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है। देखिए हमारा उद्देश्य है कि हम एक स्वस्थ, संपन्न और शांति प्रिय समाज की स्थापना करें और शिक्षा के द्वारा बदलाव लाएं। तो हम 3 भागों में काम करते हैं। हेल्थ के लिए आयुर्वेद में काम करते हैं और शिक्षा में हमारा ये स्कूल है, जीवा पब्लिक स्कूल, और संस्कृति के लिए वृंदावन में हमारा आश्रम है। वहाँ पर मेरे छोटे ब्रदर हैं जो एमटेक है आईटी दिल्ली से, पीएचडी संस्कृत में है। वहाँ पर वो भारतीय दर्शन पर काम कर रहे हैं और सठ संदर्भ जो जीव गोस्वामी ने लिखे उनका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो भारत की शिक्षा पद्धति हो, चाहे स्वास्थ्य की पद्धति हो और चाहे भक्ति की पद्धति हो, आध्यात्मिक जी, वो तीनों पर्सनलाइज्ड हैं जी, राइट। जैसे कि वैद्य, आपको सिर दर्द है तो आपकी नब्ज देखेगा, आपने क्या खाया, आपने लेट खाया, आपको गैस बन रही है या एसिडिटी है, किस वजह से सिर दर्द है। फिर आपको बताएगा कि आपके लाइफस्टाइल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अभी तो मैं दवाई दे रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको सिर दर्द नहीं होगा, राइट। तो आप क्या पर्सनलाइज दवाई दी, मेरी नब्ज देख के आपको दवाई नहीं दे सकता, मुझे नहीं दे सकता, राइट। दूसरा, आपके जीवन में, आपके लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप ये करो और ये मत करो, ठीक है जी। और किसके द्वारा हुआ, एजुकेशन के द्वारा हुआ। अब शिक्षा में आ जाइए, जो हम स्कूल चलाते हैं, हर बच्चा एक बीज है और उसकी एक प्रकृति है, उसकी एक लाइकिंग है, उसकी एक डिसलाइकिंग है, उसका एक सीखने का अपना तरीका है। तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मान लो इस बच्चे को गुस्सा आता है तो भैया गुस्सा क्यों आता है, उसका क्या कारण है, किस सर्कमस्टांसिस में आता है, आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, लाइफस्टाइल। ऐसे ही भक्ति है, आप कर्म योग से भक्ति करेंगे, ज्ञान योग से करेंगे, या सर्विस करके करेंगे, भोजन करा के करेंगे, विद्या दे करके करेंगे, राइट। तो जैसी जिसकी प्रकृति है, कहते हैं ना पहले गुरु को परखो और गुरु शिष्य को परखे जी। तो उसका क्या मतलब होता था, तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार कि ये बच्चा जो है कहाँ पर फिट होगा, किस चीज में ये। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि द्रोणाचार्य ने ये कहा जब अर्जुन छोटा सा बच्चा था कि ये सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। कैसे कह दिया है उसने, क्योंकि उसने वृक्ष पर एक लकड़ी की चिड़िया रखी
और सारे शिष्य बुलाए और कहा कि इसकी आंख में तीर लगाओ। तो केवल अर्जुन ही ऐसा था कि ना मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, ना इसकी टहनी दिखाई दे रही है, केवल इसकी आंख दिखाई दे रही है। राइट जी। तो धनुर्धर बनने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन और भुजा में बल। तो भीम को गदा क्यों सिखाई, उसको युधिष्ठिर को भाला क्यों सिखाया? ठीक है ना? जी जी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं देखिए वहां तो चींटी भी चल रही है, वो पेट डाली टूट जाएगी, नीचे गिरेगी तो ये नीचे वाली चींटियां भी मर जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ये राजा बन सकता है, दयालु है, कृपालु है, सब चीज का ध्यान रखने वाला है। राइट जी। तो ये हमारे गुरुजन जो है इस तरह की चीजें टेस्ट करके उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार ही उसका पालन पोषण विद्या देते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। जी। आपको ये जो जीवा, आपका जो कंसेप्ट है, जीव गोस्वामी से शायद ये प्रेरित है और संभवतः इसको 30-35 वर्ष हो गए आप लोगों को इसको चलाते हुए। तो आप और हम भी, हर आदमी हर साल एक नया टारगेट फिक्स करता है। सर 2022 के टारगेट क्या है? क्या कुछ नया करने वाले हैं? तो शिक्षा में हमारा ये टारगेट है कि जो ये कोविड आया 2 साल से, तो बच्चों में एक तो हेल्थ बहुत खराब हो गई, वेट बढ़ गया, टेक्नोलॉजी यूज करने से आंखें खराब हो गई। तीसरा जो बच्चों का अटेंशन स्पेन है, ध्यान देने का, कह रहे हैं ना ध्यान दो, वो कम हो गया। नंबर 3 इरिटेशन बढ़ गई, एजिटेटेड हो गए बच्चे, थोड़ी सी चीज में चिड़चिड़ा हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, राइट, एरोगेंट हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। राइट, तो काफी चीजें बच्चों में ही आ रही हैं। अब जब स्कूल खुलेंगे, तो जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो किसी को कोई लिखना ही भूल गया, जो केजी का बच्चा पहली में आया वो लिखना ही भूल गया। राइट जी। फिर वो सोच रहा है कि यार मैं तो लेट कर ही क्लास अटेंड करता था, अब ये मैडम कह रही है सीधा बैठ, अब मैडम कह रही है उधर क्यों देख रहा है, उससे बात क्यों कर रहा है। तो ये सारे जो डिसिप्लिन है, बिहेवियर है, राइट, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, टीचर से कैसे बिहेव करना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बच्चे भूल गए ये। राइट, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एक दूसरे के लिए कृतज्ञता होना, दया दिखाना, केयरिंग एंड शेयरिंग, बांट करके काम करना, ये सारे, क्योंकि बच्चा जो है एक ह्यूमन एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। राइट, तो जब वो समाज में कहीं आएगा जाएगा नहीं तो उसमें वो कमियां आएंगी। तो हमारा इस साल का उद्देश्य ये है कि हमारे स्कूल के बच्चे भी, प्लस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर, चैनल पर, और एक हम कंपनी भी ऐसी हम हायर कर रहे हैं, और एक ऐसा प्रोग्राम, कुछ गेम्स, कुछ वीडियोस, और जिस क्लास का बच्चा है उसी के लेसन प्लान डेवलप करके बच्चों की ये 2 साल की जो कमी है उसको वापस लाया जाए और भविष्य में ये और तेज़ी से आगे बढ़े। यही हमारा 2022 का गोल है। साथियों, हम बात कर रहे हैं ऋषिपाल चौहान जी से और जान रहे हैं कि 2022 के नव संकल्प क्या होंगे। बात इतनी सी निकल कर आई है कि एक शिक्षाविद केवल अपने बच्चों की इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूक हैं और वो कह रहे हैं कि इस वर्ष हम अपने बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं। उनको क्लास से लेकर घर तक कैसे उनको स्वस्थ और सजग रखा जाए जिससे कि वो एक अच्छे शिक्षित भारतीय बन सकें। आपको कैसा लगा हमारा ये अंक जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी, मेरा नंबर है 9911161753। ऋषिपाल जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू।